दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और आज हम आपको फाउंडेशन कोर्स जो कि आपके हिंदी इंग्लिश होते हैं, उनमें आज हम आपको हिंदी की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, किसकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं आज हम? हिंदी की। चाहे आप बीए से हो, चाहे आप बीकॉम से हो, चाहे आप बीएससी से हो, आपको हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। आपकी बुक का नाम है भाषा और संस्कृति। ठीक है, आपकी बुक का नाम क्या है? भाषा और संस्कृति। इसके आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना भाई मेरे यार, तो आपकी फुल प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी, और पेपर में आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने के लिए भी मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब बने रहें, जिससे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट और काफ़ी यूजफुल चीज़ें भी इस चैनल पर आएंगी। और इस चैनल पर इसलिए सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो चलिए हिंदी को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आपकी बुक का नाम जो है ना, बुक का नाम है भाषा और संस्कृति, जिसके आज हम आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा देते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए 250 लगभग 250 नहीं 200 प्लस एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 150 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू लेके आया हूँ, जो पिछले साल में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड देन पीवाईक्यूज पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 है आपकी, यूनिट 1। ये देखिए, यूनिट 1 का सिलेबस ये रहा। इसमें आपको 4 पॉइंट हैं। समसामयिकी संदर्भ श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर है। सेकंड चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, जागो फिर एक बार। और उसके बाद अमरकांत जी ने लिखा है, ये दोपहर का भोजन। उसके बाद अगला है महादेवी वर्मा का गिल्लू, गिल्लू नाम का पाठ। उसके बाद इकाई 2 पर अगर हम चलें, इकाई 2 पर चलें, तो इकाई 2 में है हमारा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की लोक कथाएं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट यूनिट 2 का अगर मैं थर्ड जो चैप्टर की बात करूं, तो वो ये रहा आपका मध्य प्रदेश का लोकगीत। और उसके बाद ये इकाई 3 है आपकी। इकाई 3 में आपके 3 चीज़ें हैं, मुहावरे और कहावतें, समास और बीज शब्द, जिसमें आपको उद्योग, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, सूचना सब कुछ मिलेगा, और समाज भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाषा और संस्कृति चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गीता के आरंभ में, जो आपको गीता के आरंभ में जो श्लोक मिलता है, उसके शब्द क्या होते हैं? तो चलिए उसको देखते हैं। तो गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये है। ठीक है, बहुत से लोग कर्मण्यवादी कारस्थ लगा देते, बट ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। गीता संवाद ग्रंथ है, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच है। संजय तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि कृष्ण और अर्जुन का, अगर आपने गीता के बारे में थोड़ा भी जाना है। गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या, श्लोक गीता में 700 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अगर हम, तो गीता में अध्यायों की संख्या है, गीता में जो अध्याय है ना, 18 अध्याय हैं, याद रखना। गीता में 18 अध्याय हैं। उसके बाद अगर हम चलें, गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा है? भाष्य में याद रखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, रामानुजाचार्य जी ने भी नहीं लिखा, स्वामी विवेकानंद ने भी नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद गीता में कितने प्रकार के योगों की चर्चा है? तो हमेशा याद रखना, गीता में 18 प्रकार के योगों की चर्चा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम चलें, तो गीता का लक्ष्य क्या है? अब आप खुद बताइए, कॉमन सेंस से लगाते हैं। ठीक है, इसका आंसर कृष्ण का ईश्वरत्व घोषित करवाना, मतलब कृष्ण को ईश्वर बताना। दूसरा है अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना, मतलब जो अज्ञान के कारण, जो अज्ञानी के कारण, मतलब जो मोह पैदा हुआ है उसको नष्ट करना। तीसरा है भक्त और भगवान के संबंधों को स्पष्ट करना, मतलब भक्त और भगवान के बारे में बताना। तो आप बताइए इन तीनों में से कौन सा हो सकता है? मुझे तो भाई बी वाला लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो यही होना चाहिए, जो अज्ञानता है उसको नष्ट करना, यही आंसर है। ठीक है, अगला चलन, धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा होता है? ये सबको पता है, रोहन का मैदान। ये क्या ही बकवास ऑप्शन दे रहे हैं, पहाड़ का मैदान, ये नहीं होगा, धर्म का मैदान। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन किसके साथ थे? कृष्ण के साथ ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ था? अर्जुन एक शक्तिशाली रथ में था। एक बात बताओ, जब सेनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है तो ध्यान में क्यों लगा रहेगा वो? अपने महल की रखवाली क्यों करेगा? और जहाज जहाज कहाँ से आ गया? अपने शक्तिशाली रथ रथ में ही तो होगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे, उस रथ को किसने दान किया था? याद रखना, अग्नि देवता ने किया था, इंद्र ने नहीं किया। बहुत से लोग इंद्र करके आते हैं, अग्नि देवता ने। सूर्यदेव नहीं करेंगे, सूर्यदेव कर्ण के पिता थे, तो वो कर्ण को देंगे ना चीजें।
अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था? हनुमान जी के साथ। हनुमान जी का मतलब विराजमान थे, ये बताते हैं रथ के ऊपर। ठीक है। गीता का पूरा नाम क्या था? तो गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है। आगे हम चलें तो अर्जुन कृष्ण को गोविंद कहते हैं। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो, कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं। ठीक है। अगला देखिए, कृष्ण सभी पारलौकिक सुखों के पात्र हैं। कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड बस। कृष्ण सबके मालिक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये इसका आंसर है कृष्ण गायों और इंद्रियों के, कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं, क्योंकि गोविंद, गो शब्द आ रहा है, गो मतलब गाय। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, अर्जुन निद्रा और अज्ञान दोनों को कैसे जीत सकता था? अपनी शक्ति के कारण, दूसरा है क्योंकि रानी कुंती का पुत्र होने के कारण, कृष्ण से मित्रता के कारण, या फिर क्योंकि एक क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के कारण। तो कृष्ण से मित्रता के कारण। देखो, रानी कुंती का पुत्र, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अपनी शक्ति के कारण ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के कारण यही भी नहीं होगा। और इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण से मित्रता के कारण। अगला क्वेश्चन है, जीव की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है? जीव मतलब हम जो मनुष्य लोग हैं, जानवर लोग हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? जब जीव बहुत ही परोपकारी जीवन जिएगा, जब जीव सब कुछ त्याग देगा, जब जीव गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ये, जब जीव गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की। तो गोविंद की इंद्रियां क्या बताई थी? जो गाय और जो मन की इंद्रियों को संतुष्ट करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यही आंसर है सी वाला इसका। 17वें का बात करें तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन कृष्ण को? नारायण, मधुसूदन, माधव या जनार्दन? माधव कहते हैं। आपने अगर गीता के बारे में थोड़ा सुना होगा तो माधव शब्द बहुत बार आया है। आपने चैप्टर को भी पढ़ा होगा तो माधव शब्द बहुत बार आया है। ठीक है, माधव शब्द का याद रखना। माधव शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भाग्य की देवी का पति। किसकी देवी का? भाग्य की देवी का पति। भाग्य की देवी कौन है? लक्ष्मी माँ। उसके बाद अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रथ पर बैठ जाता है, और क्या नहीं करने का फैसला लेगा? अरे यार, धनुष एक तरफ रख दिया और रथ पर बैठ जाएगा, यानी वो लड़ाई नहीं करने का फैसला लेगा। ठीक है। उसके बाद है, बचपन से बुढ़ापा और फिर मृत्यु में शरीर बदलने से एक आत्मज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती है? क्योंकि अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है? नहीं। क्योंकि वह अगले जन्म में विश्वास करता है? नहीं। क्योंकि वह सब कुछ जानता है? नहीं। क्योंकि आत्मा की आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही है सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। देख सकते हो मैं कितनी बढ़िया फ्लो में चल रहा हूँ आपके। मुझे पता है परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है और आपको केवल इम्पोर्टेंट मटेरियल ही चाहिए, तो वही आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को ही मतलब लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि योग का अर्थ क्या है? बुद्धि योग का अर्थ है कठिन परिश्रम, या कार्य में सफलता, परिणामी क्रिया की चेतना, या प्रभु की दिव्य प्रेममयी सेवा। बुद्धि योग का जो अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है प्रभु की दिव्य प्रेममयी सेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलें तो शुद्ध दिव्य चेतना में रहने वाले के लक्षण क्या हैं? स्वयं को इसके ऑप्शन बताऊं तो पहला है, स्वयं को प्रभु के शाश्वत दास के रूप में महसूस करके स्वयं में आनंद लेता है। दूसरा है, वह मानसिक मनगढ़ंत कहानी से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की इंद्रिय कामनाओं का त्याग करता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन अगर बताएं तो प्रभु की सेवा में सदा प्रसन्न रहता है। और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो इसका जो उत्तर है वह यही है, ऊपर के सभी। प्रभु की सेवा में भी सदा प्रसन्न रहेगा, वह मानसिक मनगढ़ंत कहानी से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की इंद्रिय कामनाओं का त्याग करेगा, स्वयं को प्रभु के शाश्वत दास के रूप में महसूस करेगा। तो यही शुद्ध दिव्य चेतना वाले लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलें तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कौन इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है कछुआ। याद रखना, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? यही तो इसके ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। याद रखना, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूप में है? 3 रूपों में है। अगला क्वेश्चन, कर्म के माध्यम से भगवान को पाना क्या है? ऑप्शन ए है असंभव। भाई आसान है, कर्म के माध्यम से भगवान को पाना आसान है। असंभव तो हो ही नहीं सकता, कठिन भी नहीं हो सकता, मुश्किल भी नहीं हो सकता। ये तीनों तो एक जैसा अर्थ दे रहे हैं। आसान है भाई, कर्म के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है उसे क्या कहा जाता है? असाधु, गृहस्थ, ढोंगी या साधु? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ढोंगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, उचित कर्म ही कर्म के बंधन से क्या कराता है, मुक्त कराता है। आगे चलें। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के कर्म करता है, ऐसे कर्म को बोलते हैं व्यर्थ कर्म नहीं, पुण्य कर्म शायद हो, सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म, बिल्कुल निष्काम कर्म कहा जाता है इसको। ठीक है, निष्काम कर्म ही इसका उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया कर्म क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, तो स्वयं के लिए किए गए कर्म, पूजन कर्म, असत कर्म या जन कल्याण के कर्म। तो इसका सही उत्तर है जन कल्याण के कर्म। भगवान कर्म में, अगला क्वेश्चन नंबर 30, भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति बताते हुए अकर्म को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है उससे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति बताते हुए अकर्म को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म और उसके फल को भगवान को सौंपना। दूसरा है अपने द्वारा किए गए कर्म को अन्य को सौंपना। तीसरा है अपने कर्म को स्वयं भोगना। एंड चौथा है अपने कर्म को परिवार को सौंपना। तो भाई देखो, डी तो हो नहीं सकता, परिवार को सौंपना। अपने द्वारा किए गए कर्म को अन्य को सौंपना, बिल्कुल नहीं। अपने कर्म को स्वयं भोगना, बिल्कुल नहीं। यही ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सांख्य योग में अर्जुन क्या प्राप्त करते हैं, चक्षु ज्ञान को, आंखों के ज्ञान को, नहीं यार। दिव्य ज्ञान को, नहीं। सांख्य ज्ञान को, नहीं। आत्मज्ञान को, हाँ आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। संन्यास योग को किस नाम से जाना जाता है, राजयोग, यार राजयोग तो हो ही नहीं सकता भाई। ध्यान योग, नहीं। संन्यास योग को सांख्य योग से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें। अर्जुन कर्म और संन्यास में किसको श्रेष्ठ समझते हैं, संन्यास को, कर्म और संन्यास दोनों को, या किसी को नहीं। तो इस हिसाब से है संन्यास को। अर्जुन संन्यास को श्रेष्ठ समझते थे, किसमें, कर्म और संन्यास के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 34, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में काबू पाकर बिना किसी इच्छा के कर्म करता है वो क्या कहलाता है, निष्काम कर्म। ये 2 बार आ चुका है, अभी अभी मैंने पहले भी बताया था, ये फिर से आ गया। ठीक है, तो याद रखना, इस तरीके से भी आ सकता है वो क्वेश्चन। यज्ञ की महिमा बताई है, राक्षस ने, अबे नहीं यार, अप्सरा ने, नहीं। इंसान ने या भगवान ने, भाई भगवान ने बताई है। अगला चलते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, मजाक करना चाहिए, नहीं। अपशब्द कहना चाहिए, मतलब बुरे शब्द कहना चाहिए, नहीं। बुरे कर्म करना चाहिए, नहीं यार। अच्छे कर्म करना चाहिए, बिल्कुल यही सही आंसर है। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, ये किसने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है। उसके बाद चलिए, निराला को अपनी जनता का कवि, ये किसने मतलब ये निराला को अपनी जनता का कवि, ये एक उनको उपाधि दी गई है, उनको एक नाम दिया गया है, ये किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 39, निराला काव्य, ये काव्य है निराला काव्य, उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो उसका दार्शनिक आधार है वेदांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ना, ये कथन है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनामिका किसका ग्रंथ है। अनामिका एक कहानी संकलन है, नहीं। अनामिका एक रेखाचित्र संकलन है, नहीं। अनामिका नाटक है, नहीं। अनामिका काव्य संकलन है, याद रखना अनामिका काव्य संकलन है। उसके बाद जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो जागो फिर एक बार ये कविता है ना, ये परिमल काव्य संग्रह में है, किसमें, परिमल में। अगला है जागो फिर एक बार, ये कविता किस पत्रिका में है। तो याद रखना ये कविता है मतवाला पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1.25 पर एक को चढ़ाऊंगा, ये शब्द किसके हैं। तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी के हैं ये। 1.25 पर एक चढ़ाऊं चिड़ियों ते में बाज, शायद ऐसा कुछ था, बढ़िया था। ठीक है, जन योग्य जन ही जीता है, ये किसकी उक्ति है, मतलब ये पंक्ति किसने बोली है। तो ये पंक्ति बोली है गीता ने, भगवत गीता ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर चलें। तो जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू कौन बहाती है। तो इसका आंसर है मेष माता। ठीक है, आगे चलें। तो निराला जी का उपन्यास कौन सा है इनमें से। तो निराला जी का है निरुपमा। ठीक है,
उसके बाद अगला चलें, अगर हम जागो फिर एक बार, इस कविता के लेखक कौन है? तो इसके हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 पर आए। तो जागो फिर एक बार ये कविता में कौन सा भाव निहित है? तो इस कविता में है राष्ट्रीय नव जागरण, राष्ट्रीय नव जागरण। ठीक है, उसके बाद अगला दोपहर का भोजन। अब पता है, देखो 2 चैप्टर अभी हमने खत्म कर दिए। अभी तक हम आपको याद हो तो अभी तक हम आपको भगवद भगवद गीता के क्वेश्चन करा रहे थे। उसके बाद हम आपको ये जो निराला जी की चैप्टर है उसके क्वेश्चन कराने लगे। अब हम आ गए हैं अपना दोपहर का भोजन चैप्टर पर। ठीक है, तो चलिए दोपहर का भोजन ये वाले क्वेश्चन करते हैं। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये है कहानी पत्रिका में ही वो प्रकाशित हुई थी। तो अभी तक हमने 50 मार दी है भाई, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद चलें, मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? सिद्धेश्वरी मोहन की माँ है। उनका जो मतलब मोहन बेटा है वो किस क्रम का है? वो मझला बेटा है, याद रखना। ठीक है, सिद्धेश्वरी के जो तीसरे पुत्र का नाम वो क्या है? मतलब सिद्धेश्वरी का सबसे छोटा पुत्र भी बोल सकते हैं, वहाँ पेपर में ये भी आ सकता है सबसे छोटा पुत्र। ठीक है, तो तीसरे पुत्र का जो नाम है वो है प्रमोद। ठीक है, तो मझला पुत्र मोहन और तीसरा पुत्र प्रमोद। ठीक है, सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? तो सिद्धेश्वरी को अपने दोनों लड़कों से डर लगता था। तो उसके बाद सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती थी? तो आधी रोटी आती थी। ठीक है, अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो अमरकांत नई कहानी के आंदोलन से जुड़े थे। अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला? तो याद रखना मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला था उनको। अब दोपहर का भोजन ये कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी ही हैं। ठीक है, उसके बाद 58 क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी ने यह झूठ क्यों बोला कि बड़का यानी बड़ा लड़का तुम्हें बाबूजी बाबूजी किए रहता है और बाबूजी को देवता समान मानता है? मतलब बाबूजी की तारीफ की है। ठीक है, सिद्धेश्वरी ने ये बोला कि जो बड़ा लड़का बाबूजी की तारीफ करता रहता है, उनको देवता समान मानता है। तो ये झूठ क्यों बोला उन्होंने? एक बात बताओ, एक घर की स्त्री ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? वो यही होगी कि उसका घर में कोई कलेश ना हो, उसके घर में कोई कलह ना हो, घर को उजड़े ना, मतलब। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऐसा सुनना मुंशी जी को अच्छा लगता था? नहीं यार, ये नहीं होगा। ऐसा करके सिद्धेश्वरी परिवार को बांधे रखना चाहती थी? हाँ, यही हो सकता है, ज़्यादा चांस लग रहे हैं। चलो 2 ऑप्शन हो। ऐसा रामचंद्र ने कहा था? बिल्कुल नहीं। आत्म प्रशंसा सुनकर मुंशी जी भोजन के अभाव को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर बी ही है, ऐसा करके सिद्धेश्वरी परिवार को बांधे रखना चाहती है। तो चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी ने दोनों घुटनों के बीच में सिर रख लिया क्योंकि उसे भोजन की चिंता थी। ठीक है, उसे भोजन की चिंता थी। अगला, उसके कलेजों को पानी लग गया क्योंकि, देखो कलेजे को पानी लगना, पानी खा रहा था? नहीं। वह भूखी थी? नहीं। उसके कलेजे में दर्द था? नहीं। उसने पानी ज़्यादा पी लिया था? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह भूखी थी। ठीक है, भूखी थी इसलिए उसके कलेजे को पानी लग गया था। ठीक है, कलेजे को पानी लगने का अर्थ होता है भूखी होना। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलें, तो प्रमोद के हाथ पैर बांसी ककड़ियों की तरह थे क्योंकि वह ककड़ियाँ बहुत खाता था? नहीं, उसे संतुलित भोजन नहीं मिलता था। आगे चलें, आगे क्वेश्चन है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो प्रमोद अच्छा हो जाएगा? नहीं। नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल, नौकरी मिल जाएगी। अगला चलते हैं, रामचंद्र स्थानीय अखबार के दफ्तर में क्यों जाते थे? प्रूफ रीडिंग के लिए। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर डाल रहा था ना इसमें पीपीटी में, तो ये क्वेश्चन हर साल आया है लगभग, प्रूफ रीडिंग के लिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जी में जी आ गया, इसका अर्थ क्या है? उसे राहत मिल गई, उसका जी लग गया, उसका जी घबरा गया? नहीं, उसे राहत मिल गई। ठीक है, सिद्धेश्वरी ने मोहन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई चोरी की हो क्योंकि रोटियों की कमी का भेद नहीं खोलना चाहती थी। उसने झूठे से ही कह दिया था कि रामचंद्र मोहन की तारीफ कर रहा है, या वह मोहन से उसे ठीक से उत्तर नहीं दिया था? अगला है ऑप्शन, वह मोहन से पूरी तरह नाराज हो गई थी। तो मैं इसका जो सही ऑप्शन है वो बी। ठीक है, उसने झूठ ही कह दिया था कि रामचंद्र मोहन की तारीफ कर रहा है। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है, उसने झूठे से ही कह दिया कि रामचंद्र मोहन की तारीफ कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 66 पे चलें, तो सिद्धेश्वरी पहले की तरह बुनियाद जानने और उन पर धड़ल्ले से बातचीत करने का साहस नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह गरीबी ने उसे बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था। वो बहुत गरीबी का जीवन जी रही थी। ये इसका ऑप्शन यही सही है। ठीक है, आपको 66 क्वेश्चन तक आई होप बढ़िया से समझ आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं, दोपहर का भोजन की विधा कौन सी है? तो ये कहानी है, याद रखना। उसके बाद मोहन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो वो है रामचंद्र।
अगला क्वेश्चन, दोपहर के भोजन में किस वर्ग के परिवार का वर्णन है? तो निर्धन वर्ग के। ठीक है, ये जो चैप्टर है निर्धन वर्ग का है, सिद्धेश्वरी वगैरह बहुत गरीब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे चले हैं। तो खाना बनाने के बाद चूल्हे को किसने बुझा दिया? सिद्धेश्वरी ने। अरे यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सिद्धेश्वरी है। ठीक है, आगे चले तो जरा, प्रमोद सिद्धेश्वरी का कौन है? प्रमोद सिद्धेश्वरी का पुत्र है। याद रखना, प्रमोद सिद्धेश्वरी का क्या है? पुत्र है। आगे चलें तो अमरकांत जी के पिता का क्या नाम था? तो अमरकांत जी के पिता का नाम था वो सीताराम वर्मा जी। ये याद रखना। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप एक बार देखो, तो ध्यान से देखो यार, वीडियो को एक बार ही ध्यान से देखना पड़ेगा और आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा कंटेंट मैंने दे दिया है। ठीक है, तो कहानीकार अमरकांत जी के पिताजी का क्या व्यवसाय था? बताइए, वकालत का है इसका सही आंसर। ठीक है, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो गिल्लू यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, गिलहरी का बच्चा है एक, ये अगले चैप्टर पर आ गए हैं हम। तो गिलहरी का बच्चा था, उसका प्रिय खाद्य क्या था? भाई गिलहरी क्या खा सकती है, तुम खुद बताओ। फूलों का रस? नहीं। अनार? नहीं। अमरूद? नहीं। काजू? काजू खाई ना। ठीक है, काकभुसुंडी किसका सम्मानित नाम है? अगर आपने रामायण को कभी सुना हो या पढ़ा हो तो काकभुसुंडी जी का बहुत बार नाम आता है, तो वो कौवे को दी गई है, ये नाम सम्मानित दिया गया कौवा को। ठीक है, पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान? जब हम पितृपक्ष करते हैं तो कौवे का ही आह्वान करते हैं। उसके बाद चलें तो गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। याद रखना, 2 साल तक जीती है गिलहरी। गिल्लू शब्द है, अब भाई गिल्लू शब्द है, अब आपने संज्ञा को बताऊं तो ये गिल्लू किसी व्यक्ति का नाम है, तो याद रखना ये व्यक्तिवाचक रूप है। ठीक है, तो जातिवाचक रूप, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। व्यक्तिवाचक रूप ये शायद हो सकता है, ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक, डी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो, ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप है। इसका मतलब गिलहरी जाति में कोई व्यक्ति का नाम, कोई पर्सन है गिल्लू, उस तो ये है सही आंसर, ना कि भाव। भाव थोड़ी ना है यार, भाव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? तो इसका उत्तर है उंगली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलें तो गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? सोनजूही की लता के नीचे। याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका सही उत्तर है चांद। चांद। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा किस धर्म अथवा दर्शन से प्रभावित थी? तो वेदांत से प्रभावित थी। ठीक है, महादेवी वर्मा को किस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा। याद रखना, यामा ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आधुनिक युग की मीरा, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैं जब पिछले साल के पेपर डाल रहा था तो ये काफी पूछा गया है, तो वो उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री कहा जाती हैं? तो इसका उत्तर है प्रयोगवाद को। ठीक है, किस युग की कवयित्री हैं? प्रयोगवाद की। अगला, गिल्लू कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये हर बार पूछा गया है लगभग हर साल। तो गिलहरी का बच्चा मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे चलें तो गिल्लू रेखा चित्र में आज एक पीली कली लगी थी। याद रखना, गिल्लू रेखा चित्र में आज एक पीली कली लगी थी, एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? तो पीली कली जो लगी थी वो सोन जूही में लगी थी। कहाँ लगी थी? सोन जूही में। आगे चलें, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो इसका सही उत्तर है कालिदास जी ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास जी ने। ठीक है, आगे चलें, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। तो ये जो चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसको माना है? प्रेम को माना है। अगला क्वेश्चन चले तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के प्रतीक हैं? तो पाशवी वृत्ति के, ये याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 91, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये ललित निबंध है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर है? ये एक छोटी लड़की के कथन का उत्तर है। 93 नंबर के क्वेश्चन पे चलें तो मनुष्य की चरितार्थता है किसमें? किसमें है? प्रेम में। ठीक है, ये जो नाखून बढ़ते हैं ना, ये जो चैप्टर है इसमें प्रेम की बात हुई है। ठीक है, और नाखून बढ़ते हैं मनुष्य के पाशवी वृत्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या परिणाम है? वो है नाखूनों का बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्छृंखलता प्रवृत्ति है, ये पशु की है। उच्छृंखलता मतलब बुरी प्रवृत्ति होती है, ये एक मतलब
ऐसे कहते नहीं कि इसमें जानवरपना आ गया है, ये पशुता दिखा रहा है, कितना नीच उस तरीके से, है ना। अगला है स्व का बंधन स्वभाव है। तो याद रखना, इसके जो ऑप्शन दिए हैं पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, या इनमें से किसी का नहीं, तो मनुष्य का इसका सही आंसर है। स्व का बंधन स्वभाव, ठीक है, ये है मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है। किसका स्वभाव है? मनुष्य का। अगला 97, सर्जनात्मकता पर बल रहता है। ललित निबंध में सर्जनात्मकता पर बल रहता है, ठीक है। अगला 98 क्वेश्चन, नाखून को क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, याद रख लेना। अगला, कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? ये कुछ लाख वर्ष पूर्व जब हम आदि मानव थे तो नाखून का यूज क्यों करते होंगे? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए, या फिर हथियार के रूप में? तो बिल्कुल सौंदर्य के प्रतीक तो भाई है ही नहीं, है ना। मनुष्यता की पहचान, भाई कैसी बात कर रहे हो। अनावश्यक अंग नहीं, उपयोगी हथियार, ठीक है। पशुता से क्या तात्पर्य? मैं अभी वही बता रहा था आपको। पशुता शब्द एक बुरा शब्द है, जो किसी मनुष्य को जब हम बोलते हैं तो उसकी बेइज्जती या फिर उसको अपमानित करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मैंने आपको बताया बुरी प्रवृत्ति है, ठीक है। तो अभी तक हमने सेंचुरी मार ली है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेखक निराश क्यों होता है? तो देखो, लेखक निराश क्यों होगा, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी निराश क्यों होंगे? नाखून काटने के कारण, नाखून बढ़ने के कारण, या मनुष्य द्वारा पशुता को जीत न पाने के कारण? तो इसका यही आंसर है, मनुष्य द्वारा पशुता को जीत ना पाने के कारण। मनुष्य अपनी पशुता, अपनी नीचता में जी रहा है, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो निराश हो रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये तो कोई भी बता सकता है। अगर आपको नया पुराना देखना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जांच परख करनी होगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जांच परख। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसको माना है? प्रेम को। अभी अभी बताया था, एक बार फिर से आ गया, ठीक है। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। कौन सा? मानववादी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, मनुष्य को नाखून की कब जरूरत थी? जंगली जीवन में, जब वो आदि मानव का जीवन जीता था, ठीक है। लोक कला के कितने रूप होते हैं? तो लोक कला के 3 रूप होते हैं। कितने? 3, याद रखना। अगला है, क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की लोक कलाओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है 5, ठीक है। जिरौती, जिरौती कला का संबंध किस स्थान से है? तो जिरौती कला का जो संबंध है वो निमाड़ स्थान से है, याद रखना, ठीक है। जिरौती कला का निमाड़ से, ठीक है। और इससे पहले वाला, क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की लोक कला को कितने भागों में बांटा है? 5, ठीक है। तो बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? देखो, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो थोड़ा तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बघेलखंड का प्रसिद्ध जो नृत्य है तो वो ये है दादर। कौन सा है? दादर, ठीक है। अगला है, मामूलिया चित्रकला किस क्षेत्र की विशेषता है? तो मामूलिया जो चित्रकला है वो है आपके बुंदेलखंड की। किसकी? बघेलखंड मत करना, बुंदेलखंड की है मामूलिया, ठीक है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो देखो, अब आप कंफ्यूज कहाँ हो गए, या तो बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो जहाँ पे देखना ऊ की मात्रा है, तो बघेलखंड में तो ऊ की मात्रा नहीं आती, बुंदेलखंड में आती है ना, तो बुंदेलखंड इसका सही है, ठीक है। पौराणिक काल में अनूप जनपद क्या कहलाता था? बताइए। निमाड़ को अनूप जनपद कहते थे। अगला है, बट्टोबाई के नाम से किसको जाना जाता है? तो बट्टोबाई से नाम से जाना जाता है गुड़िया को। गुड़िया का नाम है एक बट्टोबाई, ठीक है। बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है राई, याद रखना, बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है राई। शौर्य गाथाएं लोक कलाओं में बसती हैं। किसकी? बुंदेलखंड की शौर्य गाथाएं लोक कलाओं में बसती हैं, ठीक है। लोगों की जो कला है, चित्र हैं, गाने, उनमें। बुरहानपुरी बुरहानपुरी और महेश्वरी साड़ियों के पारंपरिक केंद्र कहाँ रहे हैं? निमाड़ में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। कितने में? 5 भागों में। अगला है, क्षेत्र के आधार पर लोक साहित्य की कितनी श्रेणियां हैं? तो वो हैं 4 श्रेणियां, क्षेत्र के आधार पर। अगला है, सुआरा किस प्रकार का लोकगीत है? तो ये एक ऋतु में गाया जाने वाला गीत है सुआरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो नौटंकी ना से शुरू हो रही है इसलिए नक्कारा, ठीक है। पहाड़ ऊपर तुतरू बोले दमकत निकलई राजा। तो ये एक पहेली है। क्या है ये? पहेली, ठीक है। अगला है, अनमोल रत्न क्या होते हैं? तो लोक सुभाषित होते हैं अनमोल रत्न। लोक सुभाषित मतलब लोगों के द्वारा जो उनकी भाषा में बोले गए होते हैं वो लोक सुभाषित कहलाते हैं, और इसे हम अनमोल रत्न कहते हैं। उसके बाद अगला है, देसी भाषा बुंदेली में
साहित्य रचना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है 1023 में। 1023 में। मामूली या लोकगीत है, तो ये मालवी नहीं है, निमाड़ी नहीं है। अब बचते हैं बघेली और बुंदेली। तो बघेली में होगा या बुंदेली में, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप एक ट्रिक लग सकते हैं। इसमें छोटा ऊ की मात्रा आ रही है मामूलिया में, तो बुंदेली में भी आती है, तो यही ऑप्शन सही है, बुंदेली। उसके बाद हीड़ लोक गाथा कहाँ गाई जाती है? तो हीड़ दिवाली पर गाई जाती है। लकड़ भग्गा नाट्य है, तो ये बघेली नाट्य है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें। गम्मत के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, तो गम्मत के होते हैं मृदंग और झांझ, ठीक है। उसके बाद मालवा का महत्वपूर्ण लोक नाट्य क्या है? वो है माच। उसके बाद सुरैती क्या है? सुरैती एक भित्ति चित्र है, मतलब दीवार पर बनाई गई चित्रकला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी जाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? तो गारो, खासी, तो ये तो होगा नहीं, ये तो वहाँ जाते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश शायद उस साइड हैं। भील ये सही ऑप्शन है, संथाल नहीं है, ठीक है। आगे चलें। जनजाति की विशेषता है, जनजातियों पर भूभाग होता है, अंतर्विभाग होते हैं, सामान्य संस्कृति भी होती है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। जनजाति की प्रमुख समस्या क्या है? तो निर्धनता, ऋणग्रस्तता और भूमि पृथक्करण, तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर है। पहेली को जनौला कहाँ कहा जाता है? तो बघेली में पहेली को जनौला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिंगोला नाट्य बघेलखंड में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की है? तो ये एक सामूहिक गायन शैली है। किस प्रकार की है? सामूहिक गायन, समूह में गाते हैं इसको, हीड़ गायन शैली को। उसके बाद लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो पुरुषों के द्वारा शाम को गाए जाते हैं। अगला है, ज्यादातर मुसलमान तो ऐसे ही हैं जैसे जिनके पूर्वज हिंदू थे, जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। ये किस निबंध का कथन है? तो ये भारत एक है। तो इसकी एक ट्रिक है, इस बात को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें हिंदू और मुसलमानों को एक ही बताया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन भारत एक है। इस तरीके से इस टाइप का ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता की एकता के असली आधार क्या है? तो वो है भारतीय दर्शन और साहित्य। अगला क्वेश्चन 138 है, किन लोक कथाओं की विशेषता होती है कि इनमें एक कथा कहने वाला होता है और दूसरा हुंकार बनने वाला? तो वो होता है आपकी निमाड़ी की लोक कथा। अगला है, सात चिरई सात रंग डारै बैठिन ता एक ही रंग। ये एक प्रकार की कहावत है, किम पहेली, ये एक प्रकार की पहेली है, याद रखना, पहेली। घर के महुआ बिना न जाए महुआ बिनन पहाड़ है, ये एक प्रकार की कहावत है। तो इसी इन प्रकार की लाइनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहावत है कि पहेली, तो याद रखना ये वाली पहेली है और ये जो महुआ वाली है वो है कहावत। आगे चलें। ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो सबको पता है, इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ा। अगला है क्वेश्चन, एक पंथ दो काज, मतलब एक चीज से दो काम हो जाना। तो इसका जो सही उत्तर है, एक साथ दो लाभ होना, अनेक कार्य करना, दो रास्तों पर चलना, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। एक कार्य करना, एक साथ दो लाभ होना, तो मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है, एक साथ दो लाभ होना होना चाहिए, ये गलत लिखा है यहाँ पे। अगला है, कान भरना, इसका अर्थ क्या है? कान में दबा देना नहीं, किसी के विरुद्ध शिकायत करना नहीं, किसी को भगाना ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका ये है, किसी के विरुद्ध शिकायत करना, ठीक है। अगला, नाक रगड़ना का अर्थ है, इसका जो सही उत्तर है खुशामद करना। नाक रगड़ना, किसी के सामने नाक रगड़ते हैं, उसका जो अर्थ होता है वो खुशामद करना होता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, ये कई बार पूछा गया है पेपर्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मुहावरा प्राण है किसका? भाषा का। कुछ विद्वान इसे बागधारा भी कहते हैं, किसको? मुहावरे को बागधारा भी कहते हैं। मुहावरे का दूसरा नाम क्या है? बागधारा। विकारी क्या होते हैं? तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो जो विकारी होते हैं वो इनमें से कौन सा शब्द है, जो कौन सी चीज है वो विकारी होती है? मुहावरे क्या कहावत है? तो इसका जो सही उत्तर है मुहावरे। मुहावरे हमेशा विकारी होते हैं और लोकोक्ति अविकारी होती हैं। तो ये देखो, अगले में पूछ भी लिया, लोकोक्ति क्या होती है? तो लोकोक्ति अविकारी होती है। लोकोक्तियां होती हैं केवल गद्य में, गद्य पद दोनों में, गद्य पद दोनों में, याद रखना, गद्य पद दोनों में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास में जोड़ी बनती है,
जैसे झूठ सच, पाप पुण्य, मुख चंद्र। लेकिन जिनमें जोड़ी नहीं बनती वो द्वंद्व समास नहीं होगा। तो यहाँ पे तीनों में जोड़ी बन रही है, डैश भी लगा है, आप देख सकते हो। लेकिन दशानन ये कोई जोड़ी नहीं बनी, तो यही आंसर है दशानन। अगला है कौन सा पद कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो है मुख चंद्र। ठीक है, इसमें तुलना हो रही जिसका मुख चंद्र के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विगु समास कौन सा है। द्विगु समास की एक अचरज वाली बात ये होती है कि द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द होते हैं। मतलब शुरू का जो आपको शब्द दिखेगा ना उसमें संख्या होगी। जैसे देखो नव यानी 9, नवग्रह मतलब 9। इसमें कोई संख्या दिख रही है? नहीं। चंद्रशेखर इसमें दिख रही है? नहीं। देशभक्ति में दिख रही है? नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है नवग्रह। द्विगु समास में वैसे संख्या जरूर लिखी होगी शब्द में। उसके बाद है वह कौन सा समास है जिसमें अन्य दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो, अगर हम चलें, इसका जो सही उत्तर है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अन्य दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा समास है जिसमें अन्य पद प्रधान हो जाता है। उससे पहले क्या पूछा था? अन्य दोनों पद प्रधान होंगे। तो अन्य दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास, लेकिन केवल अन्य पद प्रधान लिखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा सा अंतर है और बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा इससे, अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो। वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद अव्यय होता है। तो वो अव्ययी भाव, ये देखो नाम से ही पता पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा समास है जिसमें पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब विभक्ति हाइड हो जाती है। तो उसका उत्तर है तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन वह कौन सा समास होता है जिसमें उत्तर पद, देखो दो पद होते हैं, एक तो होता है आपका पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद। तो उत्तर पद होता है बाद वाला पद। बाद वाला पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ठीक है, और तत्पुरुष समास में ही दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। अगला है सूचना समाज, ये किसका विकसित रूप है? औद्योगिक समाज का विकसित रूप है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति की विशेषता है कि संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। संस्कृति एक समाज की समग्र सामाजिक जीवन विधि है। संस्कृति व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि समूह द्वारा निर्मित होती है। तो संस्कृति की ये तीनों विशेषता है, याद रखना। उपरोक्त सभी प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चे माल से निर्मित माल में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? उद्योग। ये भी सिंपल सी भाषा है, उद्योग की परिभाषा है। उद्योग के विकास से देश में क्या आती है? रोजगार में वृद्धि होती है, बिल्कुल। आत्मनिर्भरता आती है, बिल्कुल। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सभ्यता की क्या विशेषता है? सभ्यता का संबंध बाहरी आचरण है। सभ्यता को माप सकते हैं। सभ्यता का प्रसार तीव्र गति से है। तो इसका जो उत्तर है उपरोक्त सभी ही है। ठीक है, अगला है शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सत्य है। सत्य सत्य में पूछा गया था तो ये सत्य है, याद रखना। अब देखिए ये एक कथन आ रहा है, इसको ध्यान से समझिए। संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों से हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। ये किसकी परिभाषा है? तो मैकाइवर और पेज की है। किसकी? मैकाइवर और पेज की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति मनुष्यों में ही होती है, संस्कृति पशुओं में भी पाई जाती है, संस्कृति मनुष्य पशु दोनों में पाई जाती है, संस्कृति केवल सभ्य समाज में होती है। तो इसका जो उत्तर है संस्कृति केवल मनुष्यों में ही होती है। अगला क्वेश्चन है किन उद्योगों में मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है और कम पूंजी लगती है? तो ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। अगला है सूचना समाज की प्रकृति है, तो सूचना का स्थानांतरण और प्रभावी तीव्र गति से होता है, बिल्कुल। उच्च तकनीकी के माध्यम से होता है, बिल्कुल। सूचना समाज प्रत्येक कार्य प्रणाली में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती है, बिल्कुल। डिजिटल माध्यम से होता है, बिल्कुल। तो जिसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए दिनकर जी एक कवि हैं या फिर लेखक हैं, उनको कहाँ से सम्मान मिला था? ये जो उनकी रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लिए उन्हें कहाँ से सम्मान मिला था? तो याद रखना साहित्य अकेडमी से, साहित्य अकादमी से। कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने जिस अष्टक की रचना की है वो है कृष्णाष्टक। कृष्ण के विषय में है तो कृष्णाष्टक।
अगला है निन्ने पानी जे पिए मूंज हर नित खाए दूध ब्यारी जे करे उन घर वैद न जाए। तो इसका जो अर्थ है ना वो यही है कि जो खाली पेट सुबह उठ के पानी पीते हैं, संतुलित भोजन हरी सब्जी वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं डेली, उनके घर कभी वैद नहीं जाते। वैद मतलब डॉक्टर नहीं आते, उनको कभी बीमारी नहीं होती। तो ये एक प्रकार की कहावत है, पहेली तो हो नहीं सकती। उसके बाद चलें, एक पंथ दो काज, इसका जो अर्थ है एक साथ दो लाभ। इससे पहले जो आया था उसमें आंसर गलत टाइप था, है ना। देखो अब सही टाइप है, एक साथ दो लाभ, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ अभी मैंने बताया था बहुत तोड़ा। अगला, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका जो उत्तर है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है। अगला है कपटी मत मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। देखो गुदड़ी का लाल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वो तब होता है जब हम किसी पे प्राउड फील करते हैं, तो गुदड़ी का लाल है ये मेरा, ऐसे बोलते हैं। उल्लू पालना मतलब किसी बेवकूफ़ को पालना। आस्तीन का सांप मतलब यही है कि जो मतलब हमारे पास के हमारे सबसे क्लोज हैं दोस्त, जो जो भी हैं, वो ही हमारे मतलब कपट कर रहे हैं हमारे साथ, वो ये इसके साथ मैच खा रहा है, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। अपना काम निकालना, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अप, अपना काम निकालने के लिए एक मुहावरा है उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या सही अर्थ है, अपना काम निकालना, सेल्फिश होना। उसके बाद चलें, प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास एक विशेष संचित धनराशि होती थी। मतलब जब प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ तूफान जब कोई आते थे ना, तो राजाओं के पास एक पहले से ही स्टोर करके रखते थे कुछ पैसा, जब अर्जेंट में ज़रूरत हो उसके लिए, तो उसे हम बोलते थे धर्मकोश, ठीक है, धर्म के हित के लिए। भारतीय चिंतन में धर्म के दो काम बताएं, पहला काम है कर्म और दूसरा कार्य है अध्यात्म। अध्यात्म, ठीक है। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ किसे माना है, धर्म को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, अपना धर्म, ठीक है। भारत का सबसे पहला संबंध किससे है, बोलने से, सॉरी भारत नहीं, भाषा का सबसे पहला संबंध है बोलने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 पे आते हैं, भाषा का मानकीकरण, बस थोड़े ही रह गए क्वेश्चन जिससे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम पिछले साल के पेपर्स पे चलेंगे। तो भाषा का मानकीकरण क्या है, विकल्पों में से एक का चयन, इसका सही उत्तर है विकल्पों में से एक का चयन। शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा, ठीक है। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र क्या होता है, बड़े स्तर पर बोली जाती है, और बोली एक छोटे मोटे गांव क्षेत्र कस्बे की होती है, तो वो सीमित होती है, ठीक है। सीमित मतलब छोटी, भाषा की तुलना में बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। अगला क्वेश्चन, अवधारणा का स्वरूप है, तो इसका जो सही उत्तर है अमूर्त। अवधारणा का स्वरूप है अमूर्त, ठीक है। अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में, किसमें, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में अवधारणा का स्थान बहुत जरूरी है। अवधारणा से क्या स्पष्ट होता है, विशिष्ट अर्थ स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, विशिष्ट अर्थ, ठीक है। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारण क्या है, परिवर्तनशील है, क्या है, परिवर्तनशील। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारण परिवर्तनशील है। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य क्या है, आर्थिक मतलब पैसों, जो फाइनेंशियल, उदारीकरण मतलब शायद उदारता दर्शाना, आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, शासन द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था का निर्माण करना, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना, दोनों सही है भाई। आर्थिक प्रतिबंधों को सशक्त करना, बिल्कुल। तो इसके जो मैं अगर बताऊं, तो जो सही ऑप्शन बोल रहे हैं स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना, ठीक है। ये सभी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन जो काम है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना है, ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन चलें, तो याद रखना आर्थिक उदारीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना, जहां सब व्यापारी स्वतंत्र हों। अगला है, आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है, व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है। तो यही है सही उत्तर, व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में, ठीक है। तो आर्थिक उदारीकरण क्या होता है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप कम हो, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजी वो सरकारीकरण। तो याद रखना, देखो उदारीकरण तो होगा ही, नाम में ही लिखा है। वैश्वीकरण भी होगा कि दूर दूर जाकर अपना सामान बेचें व्यापारी लोग। सरकारीकरण, हाँ थोड़ा बहुत तो सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। निजीकरण ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। भारतीयों को एक रखने के मूल में है, क्या है, हमारी सांस्कृतिक एकता, ठीक है। अगला, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है कि हमारी भाषाएं, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए वही सबसे बड़ा विविधता का लक्षण है।
भारतीय समाज में सबसे अधिक गतिशीलता किस युग में आई? आधुनिक युग में। किस में आई? आधुनिक युग में सबसे अधिक गतिशीलता आई। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। कुपात्र मतलब जो सहायता करने लायक ना हो, जो सहायता करने मांगता ना हो, मतलब जो सहायता के लिए नहीं बना हो। तो ये जो उक्ति है, मतलब ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति किस कहावत से मेल खा रही है? मतलब ये जो पंक्ति है ना, ये कौन सी कहावत से मैच करती है? बिल्कुल। तो अंधे को न्योता दो जने आए, नहीं। कुत्ते को खिलाई खीर, पाप में ना पुण्य में, बिल्कुल यही सही उत्तर है। अच्छा, कौन सा अर्थ सही में मैच कर रहा है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बिल्कुल ये सही है। बालू से तेल निकालना मतलब रेत से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकल जाना, बिल्कुल गलत। हाथ पांव फूल जाना यानी मोटा हो जाना, नहीं। इसका जो सही उत्तर है छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। वाचाल किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बोलता हो, तो जो बहुत बोलता हो वो वाचाल होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण मैंने क्या बताया था? द्वंद्व समास में क्या बनती हैं? जोड़ियां। तो देखो कहाँ बन रही हैं जोड़ियां? प्रतिदिन में बन रही है? नहीं बन रही। राजकुमार में बन रही? नहीं बन रही। त्रिलोचन में बन रही? नहीं। सुख दुख में बन रही है। ठीक है, तो वही उसका आंसर है। कामचोर शब्द में कौन सा समास है? कामचोर शब्द में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। तो देखिए हम 200 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए, 5-6 क्वेश्चन। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? अब आप खुद बताओ, इसमें चौ शब्द आ रहा है मतलब चार चार राह है, तो देखो चार संख्या आ रही है यानी द्विगु समास। ठीक है। अगला, मानक हिंदी का अर्थ क्या है? वो है शुद्ध एवं परिनिष्ठित। मानक हिंदी का अर्थ बोले तो शुद्ध एवं परिनिष्ठित। अगला क्वेश्चन, इनमें से पुरुषार्थ नहीं है, तो वो संस्कृति है। संस्कृति पुरुषार्थ नहीं होती है। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं, संस्कृति कोई पुरुषार्थ नहीं है। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। अष्टांग मार्ग निम्नलिखित किस धर्म से संबंध है? तो याद रखना बौद्ध धर्म से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जगत गुरु शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार प्रसार एवं व्याख्या की है? तो वेदांत दर्शन। किसका? वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार और व्याख्या की है। उसके बाद, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन के बिटप, बिटप मतलब क्या होता है? पेड़। तो जीवन के पेड़ का जो पुष्प यानी फूल, वही संस्कृति है। ये कथन किसने कहा? ये कहा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निपट चुके हैं। अब हम आएंगे अपने जो पिछले साल के पेपर है। तो मैंने आपके लिए 2-3 साल के पेपर रखे हैं, यानी 150 प्लस क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो पूरे अच्छे से देख ली ना, मुझे पता है ये थोड़ी लंबी होगी, लेकिन क्या ही करें, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना बहुत अच्छे से, तो आपके, मैं कह रहा हूँ, पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार देखना है ध्यान से। ओके। देखते हैं पिछले साल के पेपर। पिछले साल के पेपर में लगभग 3 से 5 साल तक के पेपर लेके आया हूँ। इसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो कि पूछे गए हैं पिछले साल में। ठीक है, तो जल्दी से चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र क्या काम करता है? रामचंद्र जो था वो प्रूफ रीडिंग का काम करता था, और मैंने आपको इस क्वेश्चन पर टिक भी लगवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था 1925 में हुआ था, याद रखना। उसके बाद, गिल्लू, गिल्लू की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। देखो इसकी तो बढ़िया सी ट्रिक भी है यार। पूरन सिंह किसी इंसान का नाम, मतलब आदमी का नाम है। सत्यजीत रे, ये भी आदमी है। विद्यापति, ये भी आदमी है। और लेखिका पूछा यानी कि महादेवी वर्मा ही होंगी। महादेवी जी को क्या कहा जाता है? झांसी की रानी? नहीं ना, आधुनिक युग की मीरा। मैंने आपको ये बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। उसके बाद चले, तो गिल्लू का खाद्य क्या था? गिल्लू क्या खाता था? तो मैंने आपको बताया था काजू खाता था। देख सकते हो पिछले साल के क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड बताए थे। इसीलिए मैंने लास्ट में रखे हैं पिछले साल के पेपर, कि आपको बता सकूं कि यार देखो मैंने जो बताए उनमें से ही आते हैं। ठीक है। और पिछले साल के पेपर इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप, अगर कोई नया क्वेश्चन है जो रिपीट हो, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था?
तो याद रखना 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंधकार के लेखक कौन है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस गद्य की विधा क्या है, तो इसका जो उत्तर है ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है असुरों के पास क्या नहीं थी, असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। ठीक है, अगला है बिरहा, बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिरहा जो गायन है वो बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगली बार आलाह खंड लोकगीत, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, मतलब आलय खंड मतलब आला होता है वो, जो मैं अगर आपको बताऊं तो आप भी थोड़ा गैस करके बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, तो बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिरहा गायन मैंने आपको बताया है बघेलखंड से संबंधित है। आलय खंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो आलय खंड लोकगीत है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है, तो तेलंगा जो शब्द है ना वो बघेलखंड अंचल में प्रसिद्ध है। थापा क्या है, थापा एक लोक चित्रकला है। उसके बाद लोक नृत्य का राजा किसे कहा गया है, वो कर्मा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी में है यानी भोपाल में है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज ये रहा आपका अगला पेज। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। उपयुक्त दोनों, सॉरी, हाँ, तो ए और बी दोनों आंसर हैं, उपयुक्त दोनों। यहाँ पर कोई यार टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उपरोक्त सभी होना था, तो आप इसको ही लगाना। शिक्षा क्या है, सतत प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया, सब कुछ है। ठीक है, अगला चलते हैं। संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक रूपों में बांटा जा सकता है, बांटा है। ठीक है, किसका कथन है, तो ये WF आगवर्न का है, WF आगवर्न का। ठीक है, सभ्यता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो वो है सिविस, CIVIS। ठीक है, याद रखना। सूचना समाज कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो सूचना समाज 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखना 1960 में प्रारंभ हुआ था। अगला है सूचना समाज का प्रयोग किस क्षेत्र में शुरू हुआ, तो याद रखना सामाजिक विज्ञान में शुरू हुआ। अगला है, अगर हम अगला चलें 46 पे, किस प्रक्रिया के उत्पादन पक्ष के उद्योग कहते हैं, किस प्रक्रिया के उत्पादन पक्ष के उद्योग कहते हैं, तो व्यावसायिक प्रक्रिया के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। को होगा यहाँ पे, के नहीं को। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है, निर्माण उद्योग बिल्कुल होता है यार। ठीक है, सेवा उद्योग होता है, जननिक उद्योग होता है, आर्थिक उद्योग कोई प्रकार नहीं होता। ठीक है, संस्कृति सामाजिक विरासत है, यह कथन किस लेखक ने कहा है, तो यह है लिंटन ने कहा है। किसने कहा, लिंटन ने। संस्कृति के विकास की गति कैसे होती है, तो वो होती है मंद गति होती है, संस्कृति के विकास की गति मंद होती है। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या हैं, तो परिवार भी है, समुदाय भी है, राज्य भी है, यानी उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास, ये मैंने आपको पहले भी बताया। चौराहा शब्द, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जिसमें चौ आ रहा है यानी 4 आ रहा है, तो द्विगु समास। उद्योग का आवश्यक तत्व क्या है, उद्योग का आवश्यक तत्व श्रम, परिश्रम, लेबर, है ना। सभ्यता में कौन सा पक्ष प्रबल होता है, तो सभ्यता में जो प्रबल पक्ष होता है वो होता है भौतिक पक्ष। अगला, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है महात्मा गांधी जी का है। किसका, महात्मा गांधी जी का। उसके बाद निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन से हैं, तो देशज शब्द है खिड़की, खिड़की अपना देशज शब्द है। पारिभाषिक शब्द कहा जाता है, पारिभाषिक शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड। ठीक है, अब आगे चलें, तो चलिए ये रहा आपका अगला। तो पहला क्वेश्चन है, कलयुग में पार उतरने के लिए ईश्वर की स्थिति का आधार क्या था, तो कलयुग में पार उतरने के लिए ईश्वर की स्थिति का जो आधार था वो था नाम जप। ठीक है, क्या था, नाम जप। यज्ञ की महिमा किसने बताई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो यज्ञ की महिमा स्वयं भगवान ने बताई है, भगवान ने। ठीक है, मोक्ष किससे प्राप्त होता है, राम नाम जप से। ये
किताब में लिखा गया है, आपकी भाषा और संस्कृति किताब में। गीता का वक्ता वक्ता कौन था, मतलब बोलने वाला कौन था गीता को? तो कृष्ण भगवान थे। उसके बाद भगवत गीता की रचना किसने करी? तो महर्षि महर्षि महाकवि वेद व्यास जी ने करी थी। भैया वाल्मीकि ये सब मत लगाना, तुलसीदास ये मत लगाना, ठीक है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो भगवत गीता बताइए जल्दी से, किस पर्व का भाग है? तो मैं बताऊं आपको, भीष्म पर्व का भाग है। अगला, गीता में कौन सा योग नहीं है? गीता में हठ योग नहीं है। क्या? हठ योग नहीं है, ठीक है। अगला, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? वो है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अगला, ठीक है, अब हम आगे चलें। तो दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो वो हैं आपके सिद्धेश्वरी जी। सिद्धेश्वरी निर्धन परिवार से थी, याद आया कुछ? मैंने बताया था, ठीक है। तो चले आगे। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है बहुत बोलना। जैसे बाचाल भी बहुत बोलता है ना, वैसे ही गाल बजाना। हाथ मलना का अर्थ क्या है? हाथ मलना का अर्थ है पश्चाताप करना, सॉरी पश्चाताप करना, ठीक है। उसके बाद प्रथम ग्रासे मच्छ का, इससे क्या आशय आशय है? इसका मतलब क्या है? आरंभ करते ही विघ्न उपस्थित हो जाना, विघ्न आ जाना, कष्ट मतलब तकलीफें या परेशानी आ जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका सही मतलब क्या है? कि बड़ी मुसीबत से निकलकर छोटी मुसीबत में फंसना। उसके बाद गिल्लू क्या है? मैंने आपको पहले बताया था गिल्लू इंपॉर्टेंट है भाई। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है। किसका बच्चा है? गिलहरी का। उसका महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। उसके बाद नर्मदा को क्या कहा जाता है? सौंदर्य की नदी कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम चलें तो नदियों का मायका किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही नदियों का मायका कहा जाता है। कितना बढ़िया हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। पुरातात्विक क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं, मतलब पुरातात्विक किसे कहते हैं? जो पुरातात्विक शब्द में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जो 100 वर्ष यानी 100 वर्ष से पुरानी चीजें पुरातात्विक में आ जाती हैं। सूचना समाज ये किससे संबंधित है? आधुनिक ज्ञान से भी है, टेलीमेटिक ज्ञान से भी है, सूचना क्रांति से भी है, ये उक्त सभी सभी से संबंधित है, ठीक है। सा विद्या या विमुक्त, ये आपने बहुत से स्कूल की ड्रेसेस के लोगों पर भी देखा होगा ना। तो सा विद्या या विमुक्त है, इसका जो अर्थ है ना, विद्या वही जो मुक्त करे, यही है अर्थ इसका, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम। अगला पेज है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो रायसेन में स्थित है। अगला है, ललित निबंध की विशेषता क्या नहीं है? तो ललित निबंध की जो विशेषता नहीं है, देखो मनोहरता तो ललित निबंध की विशेषता है, वैचारिक नूतनता भी है, सरसता भी है, पारंपरिक दृष्टि ये कोई विशेषता नहीं है ललित निबंध की। समास कितने होते हैं? तो समास 6 होते हैं, याद रखना। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में याद रखना तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। जहां पहला पद संख्यावाची होता है, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं, अब तो आपको याद हो गया होगा, द्विगु समास होता है। जहां पहला पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। अब अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण नहीं है उसका उत्तर है शोकाकुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सभ्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो सभ्य वर्ड है ना, इसका अर्थ क्या है? सभ्य का अर्थ होता है जो सभा में बैठने योग्य हो, ठीक है। अगला है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अभिवादन का भारतीय प्रकार क्या है? मतलब कहते नहीं हम अभिवादन करो, यानी हाथ जोड़कर नमस्ते करो, ठीक है। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। समास का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, ठीक है। मुहावरे के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो मुहावरे के जो संबंध में जो सत्य कथन नहीं है वो है कि ये वाक्य के रूप में होते हैं। देखो मुहावरे कभी वाक्य के रूप में नहीं होते हैं, अपूर्ण वाक्य होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। 2 दिन का मेहमान, अब देख सकते हो, अब जैसे 2 दिन का मेहमान, ये मुहावरा, ये पूरा वाक्य है क्या? नहीं ना। तो मुहावरे में कभी पूरा वाक्य नहीं होता, ठीक है। 2 दिन का मेहमान, इसका क्या सही अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है कि मृत्यु नजदीक होना, ठीक है। अगला, मुंह में पानी आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी ललचाना, ठीक है। तो चलें अगले पेज पर। चिंता मत करिए, बहुत ही कम रह गया है अब तो, ठीक है।
पेट की आग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जठराग्नि। ठीक है। भारतवर्ष में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है। दीपावली मनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को, याद, ये तो सबको पता ही होता है। जनवरी 25 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? दोपहर के भोजन कहानी के जो लेखक हैं वो अमरकांत है। अभी तक 10 बार तो आ चुका होगा यार। आदिम अवस्था में नाखून मनुष्य के लिए थे। आदिम अवस्था मतलब जब मनुष्य जंगलों में जीता था, आदि मानव बन के जीता था, तो उस समय नाखून मनुष्यों के लिए क्या थे? उपयोगी हथियार। ये मैंने बता चुका हूँ पहले। ठीक है। चलिए, सत्य, चित्त और आनंद के लिए एक शब्द क्या है? वो यही है, बताइए, सच्चिदानंद। ठीक है। सत श्री अकाल, ये किससे संबंधित है? ये सिख धर्म में बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं ना। दोपहर का भोजन कहानी में बड़े बेटे का नाम क्या था? तो बड़े बेटे का जो नाम था वो है, आपको पता है क्या? मैंने पर पहले बता चुका हूँ। और जरा कॉल आ गया था। तो देखिए, दोपहर के भोजन कहानी में बड़े बेटे का जो नाम था मैंने आपको बताया था, अमरकांत तो इसके लेखक हैं यार, रामचंद्र था। क्या था? रामचंद्र। उसके बाद आत्मनिर्मित बंधन व्यक्ति को क्या बना देता है? तो आत्मनिर्मित बंधन व्यक्ति को बना देता है मनुष्य। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। उसके बाद कंघी बनाने का श्रेय किसको जाता है? बंजारे को जाता है, बंजारा। रमा जहाँ लकड़ा बांधा बघेली की इस कहावत में लकड़ा शब्द क्या है? लकड़ा शब्द एक बंदरिया के बच्चे को बोला गया है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। बुंदेली लोक साहित्य में फाग के लिए क्या विख्यात है? तो फाग के लिए ईसुरी विख्यात है। ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, ओरछा भी ऐतिहासिक है, महेश्वर भी ऐतिहासिक है, चंदेरी भी ऐतिहासिक है, लेकिन बटेश्वर ऐतिहासिक नहीं है। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। ठीक है। तो जो अगला पेज है, ये देखिए, भाषा और संस्कृति चल रहा है। गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में टोटल 18 अध्याय है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये ज्ञान किसका है? ये गीता का ज्ञान है। ठीक है। आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता, वक्ता बोलने वाले, और श्रोता सुनने वाले, वो थे अपने कृष्ण और अर्जुन। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा था? ये 10 बार तो आ चुका भाई, महादेवी वर्मा को। समास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? दो शब्दों का मेल होता है, बिल्कुल होता है दो शब्दों का मेल। उसके बाद समास का अर्थ है संचय, बिल्कुल। शब्दों की विवेचना करना, ये बिल्कुल गलत है, शब्दों की विवेचना नहीं होता है। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। इस पे जो पेन चली उन पे ध्यान मत दें, रामधारी सिंह दिनकर, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान है। ठीक है। उसके बाद हम चले तो ज्ञान का नाश कौन कर देता है? तो क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। अगला है जागो फिर एक बार, ये कविता किससे संबंधित है? तो ये जो कविता है ये हमारे, देखो एक बार, एक सेकंड, तो जागो फिर एक बार, हाँ, जागो फिर एक बार, ये जो कविता है ये हमारे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। तो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज फिर से वही, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन तो भोपाल में है, 10 बार बता चुके। सुरैती क्या है? सुरैती ये भित्ति चित्र है। ठीक है। सुरैती क्या है? भित्ति चित्र। उसके बाद विश्व विरासत में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश को किन कलाओं में सम्मिलित किया है? देखो, खजुराहो के मंदिर भी यूनेस्को में आ चुके, सांची के बौद्ध स्तूप भी यूनेस्को में आ चुके, भीमबेटका के शैल चित्र भी यूनेस्को में आ चुके, उपरोक्त सभी। हिंगाला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिंगाला नाट्य हमारा निमाड़ में प्रसिद्ध है। कहाँ है? निमाड़ में। ठीक है। लावणी गीत पुरुषों द्वारा शाम को गाया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद माछ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो माछ है हमारा मालवा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? हमारा मालवा का। उसके बाद जिंदवा, ये क्या है? जिंदवा है हमारी स्त्री नाट्य, स्त्रियों का एक नाटक है जिंदवा। उसके बाद ईश्वरी बुंदेलखंड के स्थापित व विख्यात थे। ईश्वरी कौन थे? बुंदेलखंड के तो कवि थे। उसके बाद अगर हम चलें, इधर चलें क्वेश्चन नंबर 36 पे, मुहावरा शब्द कौन सी भाषा का है? तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है। कागज काले करना, इसका अर्थ क्या है? कागज काले करना का अर्थ है व्यर्थ में लिखना। ठीक है। उसके बाद लोकोक्ति का संधि विच्छेद करें, तो लोक
कवि ये तो नहीं, लोकति ये भी नहीं, लोक उक्ति यही है, ठीक है। उसके बाद चलें, लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है? संपूर्ण वाक्य होती है। घर का भेदी लंका ढावे, ये एक लोकोक्ति का ही उदाहरण है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, ये मैंने कहा कि बहुत बार पूछा जाता है। दशानन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है क्या? बिल्कुल, 10 लिखा है, संख्या लिखी है तो द्विगु समास है। चलिए, विभक्तियों का लोप किसमें होता है? तो मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास में होता है। उसके बाद अगर हम चलें अगले पेज पर, तो अगला पेज में है 1.25 पर एक को चढ़ाऊंगा, इसकी घोषणा किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। सिद्धेश्वरी किस कहानी के प्रमुख पात्र है? तो सिद्धेश्वरी है अपने दोपहर का भोजन, ठीक है। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? तो याद रखना 3 बेटे थे, सबसे बड़ा रामचंद्र मझला था फिर, और सबसे छोटा प्रमोद था, ठीक है। दोपहर के भोजन कहानी का पात्र रामचंद्र क्या काम करता है? प्रूफ रीडिंग का, ठीक है। अमरकांत का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था? तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गिल्लू पाठ किस विधा की रचना है? तो जो गिल्लू है ना, एक रेखा चित्र है, ठीक है, रेखा चित्र। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। उसके बाद महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संकलन में मिला था? तो वो यामा संकलन में मिला था। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? तो प्रयोगवाद की युग की कवयित्री हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिल्लू कौन था? गिल्लू गिलहरी का बच्चा था, ये मैंने बता चुका हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, अपना बता सकते हो क्या आप? बताइए जरा, सोचिए क्या हो सकता है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, आप बता सकते हो क्या? मनुष्य पशु से जो भिन्न है, मेरे हिसाब से इसका आंसर संयम ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका बता दूं तो ये आरत दुबे का छपरा बलिया। सबसे अजीब लग रहा है, यही आंसर है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये एक लड़की से पूछा था। उसका नाखून बढ़ना मनुष्यता के भीतर किसकी निशानी है? पशुता की, पशुता यानी नीचता। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसकी विधा क्या है? ये एक ललित निबंध है, ठीक है। उसके बाद छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये उज्जैन में प्रसिद्ध है, ठीक है। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? तो बंजारा, बंजारों को है कंघी बनाने का, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, तो श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18। उसका दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म योग में किसका समन्वय है? तो याद रखना ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का है, उपयुक्त तीनों। उसके बाद अगले चलें, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सबसे बड़ा योग कौन सा है? तो वो है कर्म योग, ठीक है। निराला किस कवि का उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सत से अकाल किस धर्म से संबंधित है? तो वो है आपके सिख धर्म से। निराला किस छंद के प्रवर्तक है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक है। अर्जुन कर्म और संन्यास में किसे बेहतर समझते हैं? तो याद रखना कर्म और संन्यास दोनों को बिल्कुल गलत, कर्म को भी नहीं समझते थे, संन्यास को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते, किस कारण से मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है? वो है कर्म बंधन, ठीक है। राम की शक्ति पूजा ये किसकी रचना है? तो ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगला पेज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लावणी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते थे? तो पुरुष के द्वारा शाम को। आलाह गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो वो हैं ढोलक और नगाड़े। मालवा के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा के दक्षिण का क्षेत्र निमाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? निमाड़। उसका कांसा धातु से बनी बट लोहो पात्र किस जिले में बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है हमारे सतना में। उसके बाद भीगी बिल्ली होना, उसका क्या अभिप्राय है? भीगी बिल्ली होना यानी एक प्रकार से डर जाना। उसके बाद उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ है कि अपना काम निकलवाना। डींगे हाँकना मतलब एक प्रकार से सेख ही भगाना, ठीक है, मतलब वो ऊंची ऊंची फेंकना। उसके बाद समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। देखो फिर से आ गया, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कौन सा पद अव्ययी समास है जिसमें अव्यय लगा होगा? आप बता सकते हो। प्रतिदिन, प्रतिदिन जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास है। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय शब्द में है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में है कर्मधारय समास। उसके बाद समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6।
उसके बाद विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो वो बनता है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय। उसके बाद एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है, तो एजुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद मनुष्य की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा कथन, मतलब ये जो मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, तो ये कथन किसका है? ये जो कथन है ना, विवेकानंद जी का। किसका है? विवेकानंद जी का। आगे चलें, तो अब कोई शायद बचा नहीं है पेज। तो यही थी हमारी वीडियो। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी सारी चीज़ें। अगर आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से एक बार इस वीडियो को देख लिया तो फुल तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ ना करें, आपको रिवीजन करना है, वापस से इसी वीडियो को देख लें। और मैं लेता हूँ गारंटी कि भाई इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, बहुत बढ़िया जाएगा आपका पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। अगर आपको कुछ और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो चलते